वीआईपी पार्टी वाले मुकेश साहनी दिल्ली में हैं, तो क्या माना जाए कि उनकी एनडीए में एंट्री तय हो गई है? बातचीत क्या फाइनल हो गई है? आज आपको ये बताएंगे। ये भी बताएंगे कि बिहार में जो दूसरा सबसे बड़ा धड़ा है तेजस्वी यादव, क्या उनसे बात कहां पर अटक गई मुकेश साहनी की? और सबसे जरूरी सवाल जिसका जवाब पूरा बिहार जानना चाहता है कि चिराग पासवान की बात अभी तक कहां फंसी हुई है। चर्चा थी कि हाजीपुर सीट उनको मिल गई है, जितनी सीटें मांग रहे थे उसको लेकर फॉर्मूला निकल गया है, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी बात फाइनल नहीं हुई है, नाराजगी अब भी बरकरार है। तो इसके पीछे पूरी क्या कहानी है, आज आपको यही सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। और बिहार जैसा कि हमेशा चर्चा में बना रहता है तमाम कारणों से, तो फिलहाल बना हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा में कि सीट शेयरिंग ना इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक फाइनल हो पाई है और ना ही एनडीए की तरफ से फाइनल हो पाई। तो इसमें जो एक और बड़ा किरदार है वो मुकेश साहनी साहब का है, वीआईपी पार्टी वाले, वो किस तरफ रहेंगे। पर दिल्ली में बताया जा रहा है, क्या चल रहा है दिल्ली में? क्या उनकी एनडीए से बातचीत फाइनल हो गई है? देखिए, सिलसिलेवार तरीके से हर बात का जवाब आपको हम देंगे जी। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं मुकेश साहनी का। मुकेश साहनी दिल्ली आए हैं और मुकेश साहनी की असलियत और हकीकत हम आपको बता दें। मुकेश साहनी दिल्ली आए हैं, हारे हुए खिलाड़ी हैं मुकेश साहनी। खुद चुनाव कई बार हार चुके हैं, लेकिन अभी भी वो दावा कर रहे हैं कि हमारी वजह से कोई पार्टी चुनाव जीत सकती है और हार सकती है। इसलिए वो बोचहा, कुढ़नी, सिमरी, बख्तियारपुर का उदाहरण बार बार देते हैं। जब भी प्रेस से बात करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ जीत और हार की वजह हमारी पार्टी थी, हमारे समर्थक थे। और साथ ही साथ वो अपने समर्थकों को लामबंद करने के लिए, एकजुट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए एक भाषा बोलते हैं कि निषाद को आरक्षण मिलना चाहिए। इस तरह की वो बात करते हैं। अब सवाल ये उठता है, और वो भी कहते हैं बंगाल की तर्ज पर, ये तरह तरह की बातें वो करते हैं। लेकिन मैं मुकेश साहनी को हारा हुआ खिलाड़ी क्यों कह रहा हूं, ये जान लीजिए। ये मैं कुछ अंदर की बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि पिछले कुछ महीनों से चल रहा था। जब बीजेपी उनको अपने साथ साधना चाह रही थी, तब वो अकड़ रहे थे, एक अलग तरह की ऐंठन में थे। और हमारे सूत्र बताते हैं कि बीजेपी ने एक मैसेंजर उनके पास भेजा था और कहा था कि 3 सीटें हम आपको दे देंगे, आप हमारे साथ एनडीए में आ जाइए। मुकेश साहनी उस समय बिल्कुल नाराज हो गए। वो 3 सीट पे तैयार नहीं हुए, वो 5 सीटों की मांग कर रहे थे। विधानसभा में 40 से 45 सीटें की मांग कर रहे थे, कह रहे थे इस पे डील होनी चाहिए। साथ ही साथ यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ मांग रहे थे। तो वो इतना कुछ मांग रहे थे कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को इम्प्रैक्टिकल लग रहा था कि आखिरकार इस आदमी को हो क्या गया। क्या ये आदमी अपनी राजनीतिक हैसियत इतनी बड़ी आंक रहे हैं? क्या इनको इतने साधने की जरूरत है क्या? और यही काम वो आरजेडी के साथ भी कर रहे थे, महागठबंधन के साथ भी कर रहे थे। उन्होंने एक यात्रा निकाली, अलग अलग जाकर के उन्होंने भाषण दिया। सुबह एनडीए को गाली देते थे, शाम को महागठबंधन को गाली देते थे। कभी इसके खिलाफ उल्टा बोलते थे, कभी उसके खिलाफ उल्टा बोलते थे। और आज कल वो दिल्ली पहुंचे। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली पहुंचने से पहले उनके सूत्र यहां पर डेरा, उनके मैसेंजर यहां पर डेरा डाले हुए थे बीजेपी से बात करने के लिए, कि बीजेपी से बात करो, रास्ता तैयार करो, और हम लोग एनडीए में आना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि आरजेडी ने इंटरटेन करना बंद कर दिया। इनकी मांगे जिस तरह की थी उसको आरजेडी बिल्कुल मानने को मना कर दिया। और मेरे सूत्र तो यहां तक कह रहे हैं कि आरजेडी ने मैसेज भी एनडीए को भिजवा दिया कि हम इनको इंटरटेन करने नहीं जा रहे हैं, आपको करना है आप करिए, आप समझिए। और अब खुद तो नहीं ले रहे हैं, वहां भी ताकि देखिए, पॉलिटिक्स में बहुत कुछ ऐसा होता है कि कई बार दुश्मन भी दोस्त नजर आते हैं। अब आप ये जान लीजिए, अब हालत यह हो गई कि मुकेश साहनी के मैसेंजर दिल्ली में पड़े हुए थे और कल मुकेश साहनी बड़ी खुशी से यहां पर पहुंचे हैं। बीच में तो उनकी स्थिति इस तरह की थी, जो कि मेरे सूत्र बताते हैं कि वो इस बात को लेकर के भी तैयार बैठे थे कि एक भी सीट एनडीए हमें दे दे, क्योंकि आरजेडी ने इंटरटेन करना बंद कर दिया था। लेकिन कल परसों से फिर उनका मिजाज बदला है।
क्योंकि चिराग पासवान के सुर बदले हैं तो उनका मिजाज बदला है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहां पर कि कल वो चिराग पासवान के बेहद करीबी कहे जाने वाले सौरभ पांडे के साथ घूम रहे थे। अच्छा। तो आप समझिए कि क्या मुकेश साहनी कहीं चिराग पासवान के कंधे पे रख करके बंदूक दागने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास चिराग के भरोसे तो नहीं कर रहे हैं। क्या चिराग के साथ साठगांठ करके वो एनडीए पे दबाव तो नहीं बना रहे? ये एक बड़ा सवाल है और जिसका जवाब निश्चित तौर पर आने वाले आज से कल तक में मिल जाएगा। क्योंकि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मुकेश साहनी का एक संबंध नीतीश कुमार से है और अंदर खाने ये बात कही जाती है कि जिधर नीतीश होंगे उधर मुकेश साहनी होंगे। पर सवाल यह है कि मुकेश साहनी जो अपनी राजनीतिक हैसियत आंकते हैं, अगर उतनी उनकी हैसियत बीजेपी आंकने को तैयार नहीं है तो मुकेश साहनी करेंगे क्या? सवाल यह उठता है। मेरे सूत्र कहते हैं कि बीजेपी उनको 1 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है और मुकेश साहनी अब फिर से 3 सीट मांगने के लिए तत्पर हैं, तैयार दिख रहे हैं, किसी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आज से 3-4 दिन पहले वो 1 सीट को लेकर के भी लगभग तैयार थे, ऐसा हमारा सूत्र कहता है। अब सवाल उठता है कि मुकेश साहनी को कितनी सीटें मिलेगी सौरभ, क्योंकि आज शाम को मीटिंग होनी है और कल तक तय हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार भी अपने जो विजिट का ड्यूरेशन था उसको उन्होंने कम कर दिया है। नीतीश भी आज से कल तक में दिल्ली में होंगे। ऐसे में उनसे बात करके तमाम चीजों को एक स्वरूप दिया जाएगा और तमाम चीजों को जब एक स्वरूप दिया जाएगा तो उसमें मुकेश साहनी को कितनी सीटें दी जाएगी यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुझे कतई नहीं लगता कि बीजेपी उनको 1 सीट से ज्यादा देने की सोच भी रही है। यह मैं आपको बताना चाहूंगा। मुकेश साहनी निश्चित तौर पर कोशिश कर रहे हैं, दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम तरह की रणनीतियों का सहारा ले रहे हैं, अपनी राजनीतिक ताकत ज्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुकेश साहनी बाजी हार चुके हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि वो हारे हुए खिलाड़ी हैं क्योंकि मुझे पता है कि सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में और नवंबर के महीने में 3 राउंड बीजेपी ने अपने मैसेंजर को भेज करके उनसे बात करने की कोशिश की थी और ये मैसेज लेकर के भेजा था कि आपको 3 लोकसभा की सीटें देंगे, आप एनडीए के पाले में आइए। लेकिन मुकेश साहनी मुकर गए थे क्योंकि मुकेश साहनी को इतना कुछ चाहिए था जो बीजेपी देने की हालत में नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अब ऐसा समय का चक्र घूमा है और आरजेडी जिस तरीके से उनको मान रही है कि उनका वोट ट्रांसफर आरजेडी के तरफ नहीं होता है। ये आरजेडी के अंदर फीलिंग है। मेरी आरजेडी के एक बड़े नेता से बात हो रही थी जो कि तेजस्वी यादव के सलाहकार ग्रुप में, आप कह लीजिए वो सलाह देते हैं। उनका कहना था कि हमें मुकेश साहनी से बहुत फायदा नहीं होता है। उनके उम्मीदवार जहां उतरेंगे उनको वोट शायद मिल भी जाए लेकिन वो वोट ट्रांसफर नहीं करा पाते, इसलिए हम मुकेश साहनी को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है और हम मुकेश साहनी को इंटरटेन करने के पक्ष में भी नहीं। अगर वो 1-8 सीट पे मान गए, 2 सीट पे मान गए तो शायद अब की स्थिति में हम दे भी दें, लेकिन उससे ज्यादा हम देने के पक्ष में नहीं और इनफैक्ट हम इंटरटेन करने के ही पक्ष में नहीं। अब वो एनडीए की तरफ आए हैं, एनडीए की तरफ उनके वोटर्स का रुझान होता है। इस बात को समझना सौरभ बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर मुकेश साहनी कह देंगे तो जिस समाज को वो रिप्रेजेंट करने का दावा करते हैं उसका नेचुरल चॉइस एनडीए होता है, उसका नेचुरल चॉइस बीजेपी होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब मुकेश साहनी ने यह सोच लिया है कि एनडीए के तरफ रुख करना है तो मेरी जो जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से उनको 1 ही सीट पे संतोष करना पड़ेगा और 1 सीट भी उनको मिल गया तो वो बहुत बड़ी उनकी कामयाबी मानी जाएगी। तो कुल मिलाकर आरजेडी ने पूरी तरीके से डील बंद कर दी है और एनडीए में भी सूचना दे दी है और मुकेश साहनी अब दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं और उनको लगता है कि चिराग पासवान की थोड़ी नाराजगी है, जो कन्फ्यूजन है, उस लिहाज से उनका जो पूरा मान सकते हैं आप हिस्सा वो बढ़ सकता है। तो चिराग पासवान का हमने जिक्र किया पंकज जी, चिराग पासवान पे मुद्दे पर अब आ जाते हैं। क्या कन्फ्यूजन है, मतलब कि
हर दिन उनको लेकर एक नया अपडेट आता है। कभी कोई कहता है कि बातचीत फाइनल हो गई है, हाजीपुर को लेकर वो तैयार थे। आपने लास्ट एपिसोड में बताया था कि जमुई छोड़ने को वो तैयार हो गए थे, तो माना जा रहा था कि नीतीश कुमार से उनकी जो खटपट चलती है वो बन जाएगी इसी बहाने, मगर चीज़ें अभी भी समतल होती, साफ होती नज़र नहीं आ रही। कहाँ फंसी है बातचीत? देखिए, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि दरअसल आप पहले मुकेश साहनी के बारे में और भी कुछ बता दूं। मुकेश साहनी दोनों सिचुएशन में अपने लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। उनको लग रहा है अगर चिराग से बात नहीं बनती है तो उनको ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। उनको ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर चिराग से बात नहीं बनती है तो उनको ज्यादा सीट मिलना तय है और उनका ज्यादा वेलकम एनडीए में होगा। और दूसरी तरफ वो चिराग के साथ मिलकर के भी एक जॉइंट फोर्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल सौरभ पांडे के साथ उनका घूमना इस बात का परिचायक है। लेकिन मुझे अंदर खाने पता है कि कई बार वो चिराग पासवान को भी लताड़ चुके हैं, उनके खिलाफ भी जहर उगल चुके हैं। चिराग पासवान की पर्सनल लाइकिंग उनके लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में यह समझना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान की पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है। चिराग पासवान का भाषण जो कल था वो क्या कह रहा था? दरअसल चिराग पासवान कल कहीं भी राम के हनुमान नजर नहीं आए। वो बार बार कह रहे थे कि मेरा गठबंधन यहाँ के लोगों से, यहाँ के लोगों से गठबंधन का क्या मतलब है? कि वो अभी भी ये दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने तमाम विकल्प खोले रखे हैं। जबकि चिराग पासवान की महत्ता को लेकर के अगर समझा जाए, क्योंकि राजनीति में राजनीतिक हैसियत बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल, अगर उनकी महत्ता को समझा जाए तो बिहार में जो एनडीए गठबंधन है उसमें वो तीसरे इंपॉर्टेंट एलाई है। नंबर 1 बीजेपी, नंबर 2 जेडीयू, नंबर 3 चिराग पासवान। चिराग पासवान को लेकर के बीजेपी सीरियस है और मेरी जानकारी में 4 सीटें तो पक्की उनको दे दी गई हैं और कहा यह जा रहा है कि 5वें पे भी अड़े तो उनको मिल जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जब 5 सीट उनको देने की बात हो चुकी है लगभग, क्योंकि उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हुई थी, हमने अपने वीडियो में बताया भी था, फिर भी कल चिराग पासवान इस तरह की बात क्यों कर रहे थे? वो ऐसा लग रहा था जैसे जेडीयू के खिलाफ वो जहर उगल रहे। उनका भाषण ऐसा आ रहा था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। यहां बिहार को सबने लूटा है, सबने लूटा है। देखिए, लूट खसोट का आरोप तो नीतीश कुमार पर है नहीं, बीजेपी के किसी नेता पर है नहीं। लूट खसोट का आरोप है भी तो आरजेडी पर है। ऐसे उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग पासवान कहना क्या चाह रहे हैं? चिराग पासवान ये तो कह रहे थे कि बिहार कहीं आगे बढ़ा नहीं, बिहार से बहुत ज्यादा पलायन हो रहा है, बिहार पिछड़ते ही रहा, जितनी भी सरकारें आई और गई बिहार की दुर्गति होती रही। तो सरकारें तो ज्यादातर आई गई पर मुखिया तो नीतीश कुमार ही रहे, तो उनका एक तरह से अटैक जेडीयू पर था। अब सवाल उठता है कि जेडीयू पर अटैक क्यों था? ये एक बड़ा सवाल उठता है। दरअसल सौरभ, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि चिराग पासवान धीरे धीरे दबाव बना करके, पहले उनकी मंशा क्या थी? 5 सीट पाना वो उस पे लगभग वो कामयाब होते दिखाई पड़ रहे हैं। अब उनकी मंशा है कि एलजेपी के इकलौते वारिस वही हो जो एनडीए उनको रिकॉग्नाइज करे। इस बात को समझिए, 5 सीटें देने के बाद भी अगर एनडीए पारस गुट को भी जगह देती है, जिस तरीके से भी देती है, ऐसे में चिराग पासवान का राजनीतिक हित पूरे तरीके से सधता हुआ दिख नहीं रहा। चिराग पासवान ने पहली कामयाबी हासिल कर ली कि 5 सीट उनको मिल जाए, तो वो तो मिल जाएगा। कहा यह जा रहा है कि एक राज्यसभा सीट की भी उन्होंने मांग की है, तो कहा जा रहा है कि 2024 में वैकेंसी होगा तो एक राज्यसभा सीट भी दे दिया जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा भी तो उनको चाहिए। वो क्या चाहिए? यह सवाल यह है, इससे ज्यादा उनको क्या चाहिए? इससे ज्यादा दरअसल ये चाहिए कि इस चुनाव तक वो साबित कर देना चाहते हैं कि एनडीए में एलजेपी के वारिस सिर्फ और सिर्फ वही। क्या इसीलिए ये बात चल रही थी कि विलय करा दो चाचा का? एलजेपी पर पूरी पकड़ उन्हीं की है। वो ये साबित करना चाहते। देखिए, विलय का कोई स्कोप नहीं रह गया।
चाचा भतीजे के भीतर कोई प्रेम बचा हुआ रह नहीं गया। चाचा भी अपनी पार्टी चलाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी अपनी विरासत अपने सुपुत्र या अपने परिवार को सौंपना चाहते हैं। और चिराग एलजेपी को पूरे तरीके से अपने गिरफ्त में लेना चाहते हैं। चिराग को यह लगता है कि अगर एनडीए सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को एलजेपी की बारिश मानती है तो यह चिराग की बड़ी सफलता होगी और उसके बाद पशुपतिनाथ पारस फिनिश्ड हो जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि पशुपतिनाथ पारस को बैक कौन कर रहा है? तो पशुपतिनाथ पारस को बैक तो जेडीयू कर रही है, नीतीश कुमार कर रहे हैं। इसलिए कल जिस तरीके से वो बिहार की सरकार पर आक्रामक थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि एनडीए का कोई एलआई इस तरह का भाषण दे रहा, वो भी तब जब चुनाव मुहाने पर खड़ा। यह समझना बहुत दिलचस्प है। इसलिए आपने देखा कि चिराग पासवान इस तरह की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान ने एक दाव खेला है, लेकिन सवाल उठता है कि कहीं यह दाव उल्टा ना पड़ जाए। याद करिए 2020 चिराग पासवान ने इसी तरह का दाव खेला था। उनको लग रहा था कि एनडीए उनको हाथों हाथ लेगी, उनको और नीतीश कुमार में चूज करना होगा तो एनडीए उनको ही चूज करेगी, पर ऐसा हो नहीं पाया था। जेडीयू में कंफ्यूजन जरूर हो गया था कि एनडीए के कुछ नेताओं ने जेडीयू के विरोध में चिराग को उतार दिया है, और यह एक बड़ी वजह बनी थी कि 2022 में जेडीयू एनडीए से अलग हट करके महागठबंधन में शामिल हो गई थी और सरकार बनी थी। लेकिन चिराग को कुछ मिला तो नहीं था। जब तक नीतीश कुमार रहे थे चिराग मंत्री भी नहीं बन पाए थे, चिराग एनडीए में भी नहीं थे। नीतीश कुमार ने चिराग को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखवा दिया था। कहा यह भी जाता है कि जेडीयू में जो टूट हुई थी उसकी वजह भी माफ करिएगा एलजेपी में जो टूट हुई थी उसकी वजह भी जेडीयू ही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अब चिराग को लग रहा है कि मेरी राजनीतिक हैसियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई, और पहले से जब कहीं ज्यादा बढ़ गई है और दूसरी तरफ मेरे लिए रास्ता खुला हुआ है, वहां कहा जा रहा है जितना सीट चाहो ले लो। लेकिन इसी सिचुएशन को चिराग भुनाने में लगे हुए हैं। पर मैं इतना जानता हूं कि चिराग ये गलती नहीं करेंगे, पर गलती नहीं करेंगे पर रिस्क लेने के चक्कर में इतना रिस्क ना ले लें कि वापस लौटना उनके लिए मुश्किल हो जाए। क्योंकि चिराग का भी राजनीतिक हित अगर सधता है तो वो एनडीए में ही सधता है। अगर ये रिस्क कैलकुलेटेड हो तो बेहतर है, लेकिन अगर ये रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि कहीं उन्हें लेनी का देनी ना पड़ जाए। क्योंकि अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें, जो वोटों का गणित है उसमें मेरी बीजेपी के भी कुछ नेताओं से बात हुई। बीजेपी के कुछ नेताओं से बात हुई तो उनका कहना था कि 53% वोट हमें पिछली बार आया था, और अगर चिराग चले जाते हैं तो हमें 4% का नुकसान होता है। मैं मान लेता हूं 4 नहीं 7% का नुकसान होता है, तो 46% पे मामला आता है। और 36% वोट लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव और लेफ्ट को मिला लीजिए तो 40% वोट। अब चिराग पर पासवान वाकई 6% से ज्यादा वोट हासिल करते हैं तो वो 46% के आसपास पहुंचते हैं। और बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा रहते हैं, मुकेश साहनी रहते हैं, तो बीजेपी 46-47 से 49-50 फिर से पहुंच जाएगी। तो ये आंकड़ा बीजेपी के अंदर चल रहा है, लेकिन बीजेपी अभी वो हर कोशिश करेगी कि बीजेपी के साथ चिराग पासवान बने रहे। और मुझे लगता है चिराग पासवान भी ऐसी चाहत नहीं रखेंगे कि उनको एनडीए छोड़ना पड़े। मुझे लग रहा है ये राजनीतिक दबाव का खेल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इस दबाव के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, वो है पशुपतिनाथ पारस को पूरे तरीके से कॉर्नर करना और एलजेपी को पूरे तरीके से अपने गिरफ्त में ले लेना। भले ही एलजेपी 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक नेशनल लोक जनशक्ति पार्टी कहलाता है, एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कहलाता है, लेकिन चिराग चाहते हैं कि अब एक एलजेपी हो, वो एलजेपी रामविलास ही हो और उस पर पूरी पकड़ इन्हीं की हो। और एनडीए जिसका मुख्य दल घटक दल बीजेपी है वो चिराग पासवान को ही रिकॉग्नाइज करे। बिल्कुल, तो चिराग पासवान कह सकते हैं उन्होंने अपनी अंतिम और एकदम निर्णायक शर्त रख दी है कि उनको माना जाए असली एलजेपी, उनको माना जाए रामविलास पासवान का असली वारिस, और पूरी इंपॉर्टेंस उनको उसी आधार पर दी जाए। इसीलिए वो
पारसनाथ जो उनके चाचा हैं उनके लिए कोई सीट भी नहीं चाहते उनको मिले, और इसीलिए चर्चा भी बीच में उठी कि शायद उनकी पार्टी का भाजपा में विलय हो सकता है। तो तमाम चर्चाएं हैं मुकेश साहनी को लेकर, जो चर्चा चल रही है उसके बारे में आपको बताया, और आरजेडी ने क्या पासा चला है उसके बारे में आपको बताया। बिहार की राजनीति सीट शेयरिंग लोकसभा चुनाव से पहले जो फंस गई है उसको लेकर लगातार ऐसे अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते हैं। देखिए सौरभ जी, कुछ और भी बातें जो दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार सीटों का उलटफेर बहुत होगा, और सीटों के उलटफेर में कई बीजेपी के सिटिंग एमपीज भी चेंज होंगे। मैं आपको यह बताना चाहूंगा, इसलिए गणित जो है बहुत उलझा हुआ है, पेचीदगियों से भरा हुआ है। चिराग की जो बोल है या चिराग की जो भाषा है उसके पीछे यह भी मकसद है, क्योंकि चिराग सिर्फ नंबर ऑफ सीट्स ही नहीं चाहते, मनचाही सीटें भी चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी के तरफ से कहा गया है कि आप खुद क्यों नहीं जेडीयू से बात करते, यह भी जान लीजिए। सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान जेडीयू से बात करना चाहेंगे। आप पूछेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप 2 सीट देखिए, नवादा और जहानाबाद। नवादा बीजेपी खुद लड़ना चाह रही है, और जहानाबाद पे सिटिंग एमपी जेडीयू के हैं। जेडीयू के सिटिंग एमपी हैं चंद्रवंशी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि नवादा मिले या जहानाबाद मिले, क्योंकि इन दोनों सीट पर से उनके एक पूर्व सांसद, जो कभी पूर्व सांसद रहे हैं, पहले वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी पार्टी में रह चुके हैं, अरुण कुमार, वो चाहते हैं अरुण कुमार को जहानाबाद से उतारें। बीजेपी चाहती है कि हम जितने घटक दल हैं हम आपस में बात भी करें। चिराग चाहते हैं कि मेरा गठबंधन तो बीजेपी से है, बीजेपी जेडीयू से बात करे। अब बीजेपी के लिए असहज स्थिति होती जा रही है कि ये सीटों का बंटवारा किस तरीके से। मैंने अपने वीडियो के जरिए पहले भी ये कहा था कि चिराग पासवान ने एक आइस ब्रेक करने की कोशिश की है। वो इस फिराक में है कि जमुई अशोक चौधरी ले लें, क्योंकि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के सलाहकार हैं और बेहद करीबी माने जाते हैं, बड़े नेता हैं जेडीयू के। अगर वो अशोक चौधरी को साध लेते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बहुत हद तक नीतीश को भी साध लेंगे, लेकिन क्या जहानाबाद की सीटें एक्सचेंज कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये भी सवाल उठ रहा है। इसलिए बीजेपी की तरफ से जो बात कही जा रही है कि आप खुद जेडीयू से बात करिए, चिराग उससे बचते हुए दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि बीजेपी उनके लिए तमाम सीटें आवंटित करे, और वो हर चीज को इंश्योर कर लेना चाहते हैं। चूंकि समय कम रह गया है, अपनी महत्ता को वो एनडीए में समझ रहे हैं, उनके लिए दूसरे दरवाजे भी खुले हुए हैं, इसलिए चिराग हार्ड बार्गेनर की तरह बिहेव कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। जहां तक मुकेश साहनी का सवाल है, तो मुकेश साहनी के बारे में मैं आपको साफ कह दूं कि मुकेश साहनी बाजी हार चुके हैं। वक्त को उन्होंने नहीं पहचाना, समय को नहीं पहचाना। कुछ दिन वो मंत्री रहे, उसके बाद बीजेपी ने उनका एमएलसी का पीरियड एक्सटेंड ही नहीं किया, मंत्री से हटा दिया, बीजेपी के विरोध में आ गए, महागठबंधन में चले गए। फिर नीतीश कुमार ने लंबे समय तक उनका घर खाली नहीं कराया। ये ठीक है, कहा जाता है नीतीश जिधर रहेंगे मुकेश साहनी भी उधर रहेंगे, पर बीजेपी बांटेगी सीट 40 ही ना, 40 से ज्यादा तो नहीं बांट सकेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि 17 सीट पे बीजेपी लड़ती है, 15 या 16 सीट पे जेडीयू लड़ती है, तो आप 16 मान लीजिए, क्योंकि उनके सिटिंग एमपीज हैं, तो 17, 16, 33। वैसे मेरी जानकारी है जेडीयू पूर्णिया छोड़ रही है, पूर्णिया देने जा रही है, तो 17, 15, 32 में फिर 8 सीट बचते हैं। 8 में अगर 5 दे देती है चिराग पासवान को तो 32, 5, 37। 1 सीट देती है उपेंद्र कुशवाहा को तो 38, और 1 सीट किसको देती है मुकेश साहनी को 39। 1 सीट और बचता है, वो बचता है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी अगर कहते हैं लोकसभा चुनाव मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा, तो जीतन राम मांझी को भी 1 सीट गया दिया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर के भी चर्चा चल रही है कि जीतन राम मांझी को एक लोकसभा सीट देने की बजाय उन्हें एक मंत्री पद ही दे दिया जाए सरकार।
तो अगर उनको एक मंत्री पद दिया जाएगा तो बीजेपी में यह विश्वास है कि जीतन राम मांझी उसको लेकर के ज्यादा खुश हो जाएंगे। अब जीतन राम मांझी को खुश करने की जरूरत क्यों है बीजेपी को, यह भी आप सवाल पूछ सकते हैं। केवल राजनीति में रिश्ते अच्छे से बातचीत कर लेने की वजह से ही नहीं होता, राजनीति में रिश्ते राजनीतिक जरूरतों की वजह से होती है मुख्य तौर पर। जीतन राम मांझी के साथ 4 एमएलए हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं दर्शकों के सामने, मैं गारंटी के साथ एक बात की घोषणा करने जा रहा हूं कि इस बार मोतिहारी से राधा मोहन सिंह चुनाव लड़ने नहीं जा रहे। ये आप सुन लीजिए, राधा मोहन सिंह मोतिहारी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जब राधा मोहन सिंह से पूछा गया कि आप कहां से चुनाव, आप अगर नहीं लड़ेंगे तो आप किसी का नाम सजेस्ट करिए, तो चूंकि राधा मोहन सिंह खुद राजपूत समाज से आते हैं और अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए उन्होंने जिस शख्स को चुना है उनका नाम है प्रमोद कुमार। यह भी मैं आज बड़ी घोषणा आप इस प्लेटफॉर्म से कर रहा हूं। अब आप समझिए कि प्रमोद कुमार कौन है, तो एमएलए हैं। अब एक एमएलए को एमपी के लिए चुनाव लड़ाया जाएगा तो उनको क्या करना होगा, अपनी सीट से इस्तीफा देना। बिल्कुल। और अपनी सीट से जब इस्तीफा देना होगा तो आप विधानसभा में गणित देखिए, 78 एमएलए बीजेपी के हैं, 45 जेडीयू के हैं, तो 78 और 45 कुल कितने हो जाते हैं, 123 हो जाते हैं। और 4 एमएलए जीतन राम मांझी के हैं तो कितने हो जाते हैं, 127 हो जाते हैं। अब सोचिए 78 में से एक लड़ने चले जाते हैं चुनाव और वो जीत जाते हैं तो 77 हो जाता है। 77 और 45 122 हो जाएगा, और 122 हो जाएगा तो जादुई आंकड़ा क्या है मेजॉरिटी का, 122। लेकिन 122 में एक तो स्पीकर होगा जो नॉर्मल सिचुएशन में अपने आप को तटस्थ रखना चाहता है, तो इनके पास कायदे से 121 ही बचा। तो इनकी सरकार को हमेशा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा किस पे, जीतन राम मांझी पे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जीतन राम मांझी इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर के भी चर्चा जोरों पर थी कि अगर विधायक को टिकट दिए तो सरकार की उम्र कम हो जाएगी, सरकार को भी बचाए रखना है। और बीजेपी ने जो आरजेडी के विधायकों को तोड़ा है उसको एक अलग गुट की मान्यता दी गई है, लेकिन वो गुट फिर जब ये महसूस करेगा कि हम पर सरकार टिकी हुई है तो वो सरकार से हार्ड बार्गेन करेगा, बहुत कुछ कराने लगेगा। क्या सरकार उसके लिए तैयार होगी? इसलिए राजनीति में कई चीजें ऐसी दिखाई जाती हैं ताकि वो भी अपनी हैसियत को, एक सीमा रेखा को पार ना कर सके और ज्यादा बार्गेन ना कर सके। इसलिए तमाम परिस्थितियों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो बिहार के एनडीए का पेच है वो उसको सुलझाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सीटों की अदला बदली होनी है। उसमें एक विधायक भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सीटों की अदला बदली में सबको एक दूसरे से बात करना पड़ेगा। 3 इंपॉर्टेंट घटक दल हैं, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी रामविलास, उसके बाद ही किसी की बारी आती है। इन तीनों को संतुष्ट करना पहली प्राथमिकता है और यह काम बीजेपी करेगी। जेडीयू जहां नहीं मानेगी वहां बीजेपी कहना चाह रही है कि आप चिराग पासवान आप खुद बात करिए जेडीयू से और एक्सचेंज कर लीजिए कैसे क्या करना है। उसको लेकर के चिराग बिफर उठते हैं, उनको लगता है कि नीतीश कुमार उनकी बात नहीं मानेंगे। इसलिए चिराग पासवान समय समय पर भड़क रहे हैं, एक दूसरा विकल्प भी खुला रख रहे हैं। तीसरी बात यह भी सामने आ रही है कि वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरी राजनीतिक समझ है और मेरी जो जानकारी है, मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान 2020 वाली गलती करेंगे, क्योंकि 2020 में अकेले तो वो उतर गए थे, उनकी सभा में भीड़ भी खूब आती थी, पर एमएलए एक जीता था और वो एमएलए भी उनके साथ रह नहीं पाए थे। इसलिए मुझे लगता है कि वो हरा जरूर सकते हैं। उनकी स्थिति ओम प्रकाश राजभर वाली है, जो उत्तर प्रदेश की सियासत में ओम प्रकाश राजभर की है, कि जिसके साथ चले जाते हैं 15-20 सीट पर बहुत फर्क पड़ जाता है, लेकिन अकेले वो कुछ नहीं कर सकते, खुद जीत नहीं सकते। इसलिए चिराग पासवान
जब एनडीए में रहते हैं, बीजेपी में रहते हैं, तो उनका राजनीतिक हित ज्यादा सधता है। केंद्र से लेकर के राज्य तक में उनकी राजनीति ज्यादा सफल दिखाई पड़ती है। मुझे लगता है कि अंततो गत्वा चिराग पासवान मान ही जाएंगे, उनको समझा लिया जाएगा और बीजेपी इसमें प्रमुख भूमिका निभाएगी। इतनी ही दिलचस्प है बिहार की राजनीति जितना कि इतना विस्तार से पंकज जी ने समझाया कि कहाँ पूरी सीटों का गणित फंसी हुई है, एक एक पार्टनर कितना महत्वपूर्ण है। लोकसभा का चुनाव है पर उसका असर विधानसभा तक होगा, विधानसभा गणित जब बैठती तो उसका असर लोकसभा तक होगा। बाकी सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर चर्चा हम कर रहे थे, हमने चिराग पासवान के बारे में चर्चा की, बाकी जितन राम मांझी, मुकेश सहनी, सबके बारे में बातचीत की। जो भी अपडेट्स ऐसे आते रहेंगे आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।